दोस्तों एक पिता जिसको भगवान का रूप कहा जाता है और जो उसके लिए बेटी होती है वो उसके लिए लक्ष्मी समान होती है। लेकिन ऐसे ही जो आज की मैं आपकी घटना लेकर आई जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक पिता ने वो अपनी ही बेटी से वो प्यार कर बैठता है और अपनी ही बेटी से वो शादी रचा लेता है। और उसके बाद से जब इसके बारे में पत्नी को पता चलता वो शादी करके बाकायदा उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों की समाज में कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं। पहले तो अपनी ही बेटी से वो मंदिर में शादी करके फिर अपने ही उसे घर में लेकर अपनी पत्नी के सामने आता है। अब पत्नी जैसे ही लड़के के गले में और उस अपने पति के गले में वरमाला देखती है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और देखती है कि जो लड़की है उसके मांग में सिंदूर भरा है। तो पहले तो पत्नी को ये सब मजाक लगता है, वो अपने पति से कहती है कि आखिर में ये क्या मजाक चल रहा है। तो उसका पति को कहता है कि नहीं ये सच है, मैंने इससे शादी कर ली है। तो उसके बाद से जो पत्नी है फिर अपने लिए इंसाफ मांग रही है और पहुंच जाती है पुलिस थाने में। थाने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में वो उस पर क्या फैसला दे। तो दोस्तों ये जो घटना कहाँ की हम आपको सिलसिलेवार से बताएंगे कि आखिर में घटना कहाँ की है और ये आखिर में उस पिता ने ऐसा क्यों किया कि क्यों उसने आखिर में अपनी ही बेटी से उसे शादी रचानी पड़ी। तो इस घटना को मैं आपको पूरा सुनाऊं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है दोस्तों वो थोड़ा सा बहुत लो हो जाता है, जिसे मुझे अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता है कि मैं आपके लिए यहाँ वहाँ खोज के इधर से यहाँ से न्यूज के माध्यम से और जो भी अखबार होते हैं इस तरह की जो घटनाएं घटती है वहां से आपके लिए ऐसी सी घटनाएं जो है वो खोज के लाती हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर क्राइम स्टोरी से रिलेटेड जो भी कहानियां होती है, पारिवारिक घटनाएं होती है या इस तरह की अवैध संबंधों की जो घटना होती है या किसी से कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो इस तरह की घटना हम आपके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी कहानी सुनने की और ऐसी घटनाओं सुनने की आप शौकीन है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो आगरा की घटना है। आगरा में एक परिवार रहता है जिसका नाम सुशील होता है। सुशील की पत्नी थी जिसका नाम सरिता होता है। जो सुशील था वो कबाड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, यानी कि जो भी आप देखते होंगे आपके घर के आसपास जो भी कबाड़े होते हैं वो उसी का बहुत बड़े पैमाने पे काम करता था। तो इसीलिए सुशील के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जो उसकी सुशील की पत्नी थी जिसका नाम सरिता होता है, सरिता के और सुशील की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन 10 सालों के बीच में इन सुशील और सरिता को कोई भी औलाद नहीं होती है। इस कारण से सुशील जो था उसको बच्चे की बहुत ख्वाहिश रहती है और इसी कारण से पत्नी और पति के रिश्ते में धीरे धीरे करके दरार आने लगती है। सुशील जो होता है वो अपनी पत्नी को आए बराबर कहता है मैं ऐसी पत्नी हूँ कि जो मुझे औलाद का सुख भी नहीं दे सकी। अब जो सरिता होती है वो कहती है कि देखिए आपको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, देखिए मैंने क्या मैं तो ऐसा नहीं चाहती, अगर भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान ने ही हमारी जिंदगी में कोई औलाद नहीं लिखी है तो इसमें आप जो सारा दोष है वो मुझ पे क्यों मर सकते हैं। अब इसी बात को लेकर सुशील और सरिता के बीच में आए दिन झगड़ा लड़ाई होती, बहस होती। इधर सुशील की माँ होती है वो भी अपनी बहू को बहुत ताने दिया करती है कि हमारे घर में एक ऐसी बांझ औरतें आई, हमारे इधर पीढ़ियों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की कोई औलाद ना हो। अरे कम से कम एक तो औलाद लोगों की होती ही है, केवल पता नहीं हमारा कौन सा हमने पाप किया था कि हमारे घर में तुम आई और तुम्हारे कारण से ही कोई बेटा नहीं हो पा रहा है। वो अपने बेटे से भी कहती है कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले और फिर उसके बाद सुशील जो होता है शादी के लिए तैयार भी होता है, लेकिन सरिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि पति की दोबारा शादी जो है वो किसी और से करवाए। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होती है और ये बहस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाया करती कि सुशील जो है फिर वो घर छोड़कर वो कहीं और चला जाया करता। इसी तरह आए दिन इसी तरह सुशील और सरिता की जिंदगी जो है वो टेंशन भरी जिंदगी बीत रही थी क्योंकि उन्हें एक लड़के की ख्वाहिश थी। एक दिन सरिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। अब इसकी खबर जो है जब सरिता के मायके वालों को पता चलती है कि सरिता बहुत ज्यादा बीमार है और सरिता नहीं चाहती तो सरिता के जो मायके वाले होते हैं वो सरिता से कहते हैं कि तुम घर पर आ जाओ, तुम्हारी यहाँ पर अच्छी देखभाल हो जाएगी, तुम्हारी सास तो तुम्हें आए दिन सिर्फ केवल वो बेटी और बेटे का ताना ही मारेंगी। तो ऐसे में सरिता वो अपने मायके नहीं जाना चाहती है। सारे का डर होता है कि शायद अगर वो चली जाए तो उसका पति है कहीं भी उसके पेट पीछे कुछ ऐसा वैसा कदम न उठा ले, कहीं किसी और से वो शादी न रचा ले। इसी कारण से जो सरिता है वो अपने मायके नहीं जाती है।
अब सरिता की तबीयत जो है वो आए दिन बिगड़ती जाती है। अब फिर जो मायके वाले होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर में सरिता की मदद जो है वो किस तरीके से करे। तो भाई सोचता है कि क्यों ना वो अपनी बेटी को सरिता के घर भेज दे। सरिता से फिर वो जो सरिता का भाई होता है वो बात करता है, बहन मैं सोच रहा हूँ अपनी बिटिया को तुम्हारे घर भेज दूं, जब तुम ठीक हो जाओगे वो तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम्हारे ठीक होने के बाद से मेरी बेटी जो है वो फिर वो चली आएगी। सरिता को ये बात सही लगती है, वो कहती है कि ठीक है भाई आप भेज दो। उसका नाम गुंजन रहता है, जो सरिता के घर रहने के लिए आती है, सरिता की देखभाल करने के लिए, जो कि सरिता के भाई की बेटी होती है। अब गुंजन आती है, सरिता की देखभाल करने लगती है। सुशील और गुंजन जो होते हैं वो साथ ही खाना खाते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे ये जो, उसके बाद से सुशील जो होता है वो गुंजन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जब भी वो रात को आता, गुंजन के लिए कुछ ना कुछ वो लेकर आया करता, क्योंकि गुंजन की जो उम्र थी वो केवल 19 साल की थी। तो ऐसे में वो जो सुशील होता है वो ये सोचता है कि गुंजन उसके घर में मेहमान बनकर आई है, ऐसे में उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी पत्नी की देखभाल कर रही है, पूरे घर को संभाल रही है, खाना बनाती है, उसके बाद से सुशील को भी वो खाना परोसती है। सारा काम जो है गुंजन ही अब वो संभाला करती है, सरिता केवल बेड पर आराम किया करती है। ऐसा ही सिलसिला ये जो चलने लगता है, सुशील जो है वो गुंजन का भी ख्याल रखने लगता है। लेकिन ख्याल रखते रखते पता नहीं सुशील के मन में ऐसा क्या हो जाता है कि जो सुशील होता है वो गुंजन से प्यार करने लगता है। अब उसके बाद से ये जो प्यार का इजहार अब सुशील सोचता है कि वो गुंजन से कैसे करे। अब गुंजन को वो आए दिन किसी न किसी बहाने घुमाने ले जाता है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है, और हालांकि ये सब उसकी पत्नी के सामने, सरिता के सामने हो रहा था। लेकिन सरिता सोचती है कि गुंजन जो है उसकी बेटी के समान है, उसकी बेटी लगती है। तो सुशील तो ऐसा कुछ वो सोच भी नहीं सकता है कि कुछ वो बुरी नजर उसके ऊपर रखे। लेकिन सुशील के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब धीरे धीरे जो गुंजन भी होती है वो भी वो सुशील को पसंद करने लगती है, क्योंकि जो सुशील था उसका बहुत ख्याल रखता है, उसको बच्चों की तरह बिल्कुल मानता है, प्यार करता है, उसकी हर एक ख्वाहिश को वो चुटकियों में पूरा कर दिया करता है। अब वो जो गुंजन थी वो भी धीरे धीरे उसके प्यार में बहने लगती है। अब एक दिन ऐसे ही सरिता जो थी वो अस्पताल गई हुई थी, सरिता के साथ जो है वो सरिता को लेकर डॉक्टर के पास गई होती है। अब केवल सुशील और गुंजन अकेले घर पर ही होते हैं। अब इसी का मौके का फायदा देखकर जो सुशील होता है गुंजन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है और उसको एक सोने की अंगूठी देता है और कहता है कि तुम इस बारे में सरिता को कुछ मत बताना, वरना बिना वजह बात का बतंगड़ बन जाएगा। अब उसके बाद से गुंजन भी फिर कहती है कि ठीक है आप जैसा कहें, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद से दोनों फिर आपस में बात करते हैं। फिर गुंजन जो है सुशील को खाना देती है। तो सुशील कहता है मजाक मजाक में, गुंजन मेरा खाने से पेट नहीं भरेगा। तो गुंजन कहती है कि फिर मैं आपके लिए क्या करूं। तो फिर जो सुशील होता है वो मजाक मजाक में कहता है अब तुम इतनी नादान नहीं हो, तुम 19 साल की हो चुकी हो, 19 साल की हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि खाने में एक इंसान को, खाने के साथ साथ एक इंसान को प्यार भी मिलना चाहिए। अब वो इसके बाद से जो गुंजन होती है वो शर्मा जाती है, वो कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, और वो किचन में चली जाती है। फिर सुशील भी जो होता है उसके पीछे पीछे वो जाता है और उसके बाद से कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था गुंजन, तुम तो फालतू का शर्मा गई, तुम शर्मा रही हो। अब उसके बाद से वो गुंजन को पीछे से उसको पकड़ लेता है और उसके बाद से वो उसके गाल पर एक चुम्मा दे देता है। वो बिल्कुल शर्मा के लाल लाल हो जाती है और फिर वो सुशील से कहती है कि आपने ये क्या किया। तो सुशील कहता है कि क्यों तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर उसके बाद से गुंजन जो होती है वो कहती है कि अगर इस बारे में सरिता भौजी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी मेरे बारे में। तो फिर जो सुशील होता है वो कहता है कि अगर किसी को पता चलेगा तब ना। अब उसके बाद से यहीं से दोनों का प्रेम प्रसंग जो है वो चलने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उसके बाद जब भी इनको मौका मिलता, घर पर कोई नहीं होता, तो वो छुप छुपा के एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब इसी तरह जो ये सिलसिला है 1-2 साल चलता है। अब गुंजन जो है फिर जब इसकी भौजी की तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है तो गुंजन जो है फिर अपने घर चली जाती है। लेकिन फिर वो किसी न किसी बहाना बनाकर वो आए दिन सुशील के घर आया जाया करती थी। इसी तरह तकरीबन इन दोनों के रिश्ते को 2 साल का वक्त बीत जाता है। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब गुंजन जो होती है उस सुशील के प्यार में पागल हो चुकी थी, जो उसका कहीं ना कहीं वो पिता लगता था, पिता के समान था। तो उसके बाद से ये दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद से सुशील और गुंजन घर पर आते हैं। तो पहले तो पत्नी को लगता है कि जो सुशील है वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब सुशील अपने मुंह से कहता है कि हाँ अब ये मेरी पत्नी है
और अगर तुमको इसके साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखो, अब ये मेरी पत्नी है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब ये मेरे साथ ही रहेगी। अब जैसे ही सरिता ये बात सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि ये सुशील जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसको अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो अपने पति से बेहद ज्यादा प्यार करती थी और वो किसी और लड़की के साथ अपने पति को बांटना नहीं चाहती थी। अब उसके बाद में दोनों के बीच में कहा सुनी होती है। उसके बाद जो सरिता होती है वो थाने पहुंच जाती है। थाने में जाकर दरोगा साहब से मिलती है, दरोगा को सारी बात बताती है। अब जो दरोगा साहब होते हैं वो सुशील को थाने में बुलाते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। तो जो सुशील होता है वो बताता है कि देखिए सर, बात ऐसी है कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे बच्चा नहीं दे पा रही है। 10 साल हमारी शादी को हो गया है और मुझे ऐसे में बच्चे की ख्वाहिश है और ना ही मेरी शादी जो है वो किसी और से कराना चाहती है। तो साहब, मेरी जिंदगी जो है वो ऐसे कैसे चलेगी, हमें एक वारिस की जरूरत थी और इसी बीच में मुझे गुंजन से प्यार हो गया जो इनके भाई की लड़की है। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हम उसके बाद से हम लोगों ने बिना किसी को बताए हुए मंदिर में जाकर चुपचाप से शादी कर ली। लड़की जो है वो उसने अपनी मर्जी से शादी किया है और लड़की जो है वो बालिग है। तो ऐसे में हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। उन कानून के विरुद्ध काम नहीं किया है कि आप हमें यहाँ पर थाने में बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। अब पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि बात तो सही है, दोनों बालिग हैं, अपनी रजामंदी से उन्होंने शादी की है। अब बहरहाल जो पुलिस वाले होते हैं वो दोनों को फिर छोड़ देते हैं और उसके बाद से इधर जो सरिता होती है, फिर सरिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाती है। तो सरिता दोस्तों एक दिन जहर खाकर अपनी जान दे देती है। हालांकि जो सुशील था बहुत ज्यादा रोता है धोता है, वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा धोखा करे या उसकी पत्नी जो है वो अपनी जान दे दे। लेकिन दोस्तों अब ये जो सरिता और गुंजन है वो अपना जीवन जो है हंसी खुशी जी रहे हैं और उनको 1 साल के बाद से उनको एक बेटी भी होती है और अब उनका परिवार जो है मुकम्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है, क्या जो सुशील ने किया वो सही था? क्या उसको अपनी पत्नी के रहते हुए, अगर वो उसकी पत्नी जो है बच्चा नहीं दे पा रही थी, तो क्या सुशील ने दूसरी शादी करके सही किया? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरिता की मौत का जिम्मेदार आखिर में कौन है? तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।